अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंसान में गैसों का तबादला। और इसमें हम पढ़ेंगे कि इंसान के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, क्या क्या अवामिल हमारे जिस्म के क्या क्या अवामिल उसमें शामिल होते हैं, कौन सा रास्ता होता है, किससे हवा गुजरती है, कहाँ जाके गैसों का तबादला होता है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरी लेक्चर्स हैं जिनको बहुत सारे स्टूडेंट ने देख तो लिया है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया। तो डिस्कस करते हैं इंसान में गैसों का तबादला। देखिए बेटा, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इंसान के अंदर गैसों के तबादले के लिए एक सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यही इन्वॉल्व होता है हमारे पूरे जिस्म के अंदर गैसों के तबादले के लिए। तो गैसों के तबादले के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसमें कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं? एक आ जाते हैं हवा का रास्ता और दूसरा आ जाते हैं फेफड़े। ये 2 ऑर्गन्स या 2 हिस्से जो हैं इन्वॉल्व हैं, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और यही 2 हिस्से ही गैसों के तबादले में मददगार साबित होते हैं। तो आइए मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें हवा के रास्ते की, तो हवा के रास्ते में हमारा जो है वो मुंह भी आ जाता है, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। हमारा नाक में जाता है, जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। और नेजल कैविटी में क्या होते हैं बेटा, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, जिन्हें हम 2 नथने कहते हैं। ये 2 उसमें क्या होते हैं बेटा, शामिल होते हैं, यानी नाक और हमारा मुंह, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये ओरल कैविटी होगी। यानी अगर हम इसको देखें डायग्राम को, तो ये हमारा नाक, और नाक में ये क्या होगी, नेजल कैविटी, और इसके साथ ही हो गया ओरल कैविटी, जिसको हम मुंह कहते हैं। ये मुंह का खला और ये नाक का खला, और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नथने कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हिस्सा है जहां से हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है, वो या दाखिल होती है मुंह के जरिए या नाक के जरिए। ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो नाक के जरिए होती है। तो नाक जो है वो किस तरह इन्वॉल्व है गैसों के तबादले के लिए, और ये क्या अहमियत रखता है हमारे गैसों के तबादले में। देखिए बेटा, नाक के अंदर नेजल कैविटी होती है। इस नेजल कैविटी को अगर हम देखें तो नेजल कैविटी में म्यूकस होता है और बाल होते हैं। म्यूकस वो पानी होता है जो हमारे नाक से बहता है, और दूसरा बाल जो होते हैं वो हमारे नाक में मौजूद होते हैं। अब ये दोनों का क्या काम है? हम समझते हैं कि जी म्यूकस होगी, बाल हो गया, इनका हमारे जिस्म नाक के अंदर कोई फेल नहीं है, ये ऐसे गंदगी है। तो खैर अगर इस क्या कहते हैं कि किसी चीज़ की ज्यादती किसी चीज़ की कमी नुकसान ही देती है। तो अगर ज्यादती हो रही है म्यूकस की और बाल की, तो ये फिर ज़ाहिर बात है हम नुकसानदेही लगेंगे। लेकिन अगर हम इनका फायदा सोचें तो इनका फायदा ये है बेटा कि जो बाल होते हैं हमारे नाक की कैविटी के अंदर, बालों का काम ये होता है कि ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो हवा होती है, जो हवा हमारे नाक से गुजरती है, तो उस हवा के अंदर जो डस्ट होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, जो गंद गुबार होता है, ये बाल उसे ट्रैप कर लेते हैं। यानी दूसरे में ये एक फिल्टर के तौर पर काम करते हैं। ये हवा को साफ करके हमारे जो है वो जिस्म के अंदर भेजते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर भेजते हैं। इसलिए म्यूकस का भी यही काम होता है। म्यूकस का काम ये होता है कि ये हमारी जो हवा होती है उसके टेम्परेचर को ये नॉर्मल पे करती है। इसकी मिसाल आपको मैं यूं दूं कि बाज़ औक़ात जब खुश्क हवा हो, तो अगर आप खुश्क हवा में सांस लेते हैं तो आपका नाक बहना शुरू हो जाता है। दरअसल वो खुश्क हवा हमारे जो जिस्म के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, इसलिए जब नाक बहता है, नाक से पानी बहता है, तो वो उस खुश्क हवा को नम करके हमारे जिस्म में लेके जाता है। ये तो हो जाती है बात गर्मियों में। सर्दियों में ये होता है बेटा कि आप देखिए सर्दियों में अक्सर लोगों की नाक जो होती है वो रेड हुई होती है। वो क्यों रेड हुई होती है? दरअसल होता ये है कि हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सर्दियों में हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12, 15 इस तरह। तो उसमें उस सर्दियों में उस माहौल की जो हवा होती है उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है, और जब हम वही 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हवा को जब जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो वो हवा हमारे जिस्म के दर्जा को कम करने की कोशिश करती है, यानी 37 से नीचे लेकर आती है जितना कि उसका होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस होती है
जो पानी बहता है वो उस हवा के दर्जा हरारत को नॉर्मल पे लेके आता है। जब उस हवा का दर्जा हरारत नॉर्मल पर आ जाता है तो फिर वो हमारे जिस्म में जाती है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। सर्दियों में इस वजह से हमारा नाक जो होता है वो रेड हो रहा होता है, रीजन उसकी यही होती है कि वो हमारे दर्जा हरारत को नॉर्मल कर रहा होता है। ठीक हो गया बेटा। तो ये म्यूकस और बाल का बहुत बड़ी अहमियत है क्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। आगे जब हम जाते हैं हम नसल्स की बात करें, जब जो दो नथने होते हैं इनको दरमियान में एक कार्टिलेज ने सेपरेट किया होता है, अलग किया होता है। फिर यही जो दो नथने होते हैं ये आगे की तरफ जब जाते हैं तो एक मुश्तरक का रास्ता आता है। उस मुश्तरक का रास्ते को हम कहते हैं फेरेंक्स। अगर आप मुंह खोलें, आपको मुंह के सामने बिल्कुल पूरा मुंह खोलें, आपको मुंह के सामने एक दीवार नजर आएगी, उस मस्कुलर दीवार को हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स कहते हैं बेटा। और ये फेरेंक्स जो है ये मुश्तरक का रास्ता है, ओरल कैविटी का भी और नेजल कैविटी का भी। यानी मुंह नाक से हवा यहाँ से गुजरती है और ओरल कैविटी से जो हवा गुजरेगी या खाना गुजरेगा वो भी इसी रास्ते से गुजरेगी। ये कॉमन रास्ता होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फेरेंक्स कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब फेरेंक्स की से अगर हम आगे चलते हैं तो फेरेंक्स के नीचे आ जाता है बेटा लैरिंक्स। फेरेंक्स के नीचे आ जाता है बेटा लैरिंक्स। अब लैरिंक्स ये वाला हिस्सा जहाँ पे आप यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लैरिंक्स कहते हैं। ये जो लैरिंक्स है या यूं समझ लो कि जो लैरिंक्स के ऊपर जो होता है वो जो फेरेंक्स का हिस्सा है, फेरेंक्स के हिस्से पर एक सुराख होता है। उस सुराख को बेटा हम कहते हैं ग्लाटिस। उस सुराख को बेटा क्या कहते हैं? ग्लाटिस कहते हैं। अब ये जो ग्लाटिस है ये वो रास्ता है कि जिसके जरिए हवा जो होती है वो हमारी सांस की नाली में दाखिल होती है। अब इसी सांस की नाली में अगर कोई चीज चली जाए, सख्त चीज चली जाए, पानी चला जाए, सख्त चीज चली जाए तो हमारी सांस की नाली बंद हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे इस निज़ाम के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है जो किसी नेमत से कम नहीं। होता क्या है बेटा कि ये जो ग्लाटिस है, जो सुराख है जो कि फेरेंक्स पर होता है, इसके ऊपर एक और ढक्कन नुमा साख होती है। ये जो ऊपर आपको ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, ढक्कन नुमा साख होती है। इस ढक्कन नुमा साख को हम कहते हैं इपिग्लाटिस। ये बेटा कार्टिलेज का बना होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं अपनी से वो एक नर्म सी हड्डी होती है जो हम खाते हैं बाल पर, तो वो उसे हम उस ढक्कन को हम कहते हैं इपिग्लाटिस। अब क्या होता है बेटा कि जब हम कोई चीज खाते हैं मुंह के जरिए, पानी या जो चीज हम लेते हैं मुंह के जरिए, तो वो जब हम निगलते हैं तो ये वाला ढक्कन निगलते वक्त ये वाला इपिग्लाटिस सुराख ग्लाटिस को ऐसे बंद कर देता है। बंद करने का मकसद ये होता है कि जो चीज हम जो खुराक हम या पानी पी रहे हैं वो सांस की नाली में ना चला जाए। अगर वो सांस नाली में चला जाएगा तो सांस की नाली बंद हो जाती है। अब देखिए बात हम बहुत तेजी से पानी पीते हैं तो पानी सांस की नाली में चला जाता है तो हमें खांसी आ जाती है। खांसी दरअसल वही हमारे जिस्म का एक मैकेनिज्म होता है कि वो खांसी जो पानी हमारे सांस नाली में चला गया उसको खांस कर वो उसको सांस नाली से बाहर निकाल देती है। ये दरअसल वो वाला मेथड होता है। तो देख लें आप ग्लाटिस का कितना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जब आप पानी पिए तो आराम से पिए, बैठ कर पिए, 3 बार सांस में पिए। तो आप इस तरह पिएंगे मर जाए आपको कभी सांस में पानी नहीं जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो सुन्नत पर अमल करें, आपको उसमें बहुत सारे फवायद मिल जाएंगे। तो कहने का बात ये कि बेटा ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत है इपिग्लाटिस जो इस सुराख को बंद कर देता है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ग्लाटिस, इपिग्लाटिस, फेरेंक्स, इनके काम ये अक्सर एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड चलते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो आ जाएगा बेटा लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है हमारी ये वाली जगह है, इस हिस्से को हम क्या करें बेटा? लैरिंक्स है। अब लैरिंक्स का काम ये है कि इसको दूसरा नाम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है, यानी आवाज पैदा करने वाला खाना या आवाज पैदा करने वाला डब्बा भी इसे कहते हैं। आप बेटा आप महसूस करें यहाँ पर, आप जब मैं बोल रहा हूँ आप भी ऐसा बोलें। जब आप यहाँ पे उंगली रखें और बोलें, आपको यहाँ पे थरथराहट सी महसूस होगी, वाइब्रेशन सी महसूस होगी। वो क्यों महसूस होती है ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है बेटा कि ये जो लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे अगर देखें ना तो इसके अंदर ऐसे रेशादार पट्टियां होती हैं। ये जो रेशेदार पट्टियां होती हैं बेटा ये स्ट्रेच होती हैं, खींची हुई होती हैं। इसकी मिसाल आपको मैं यूं दूं
कि जैसे गिटार होता है, गिटार में ऐसे वो तार लगी होती है, आप ऐसे तार पर ऐसे ऐसे जो आप उंगली मारोगे ना तो फ्रंट में से ड्रंग की आवाज आती है, ठीक है बेटा। तो वो किस वजह से वो तार जो होती है वो स्ट्रेच होती है, खींची होती है, जब खींची होती है उसको हम जब ऐसे हिलाते हैं तो आवाज पैदा होती है। यहाँ पर भी इस तरह है, यहाँ पे भी वही फार्मूला है कि हमारे इस ये जो लैरिंक्स है, इसी लैरिंक्स के अंदर ये खींची हुई पट्टियां होती हैं जिन्हें हम, इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं बेटा, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब हम बोलने लगते हैं तो हवा हमारे मुंह से जब गुजरती है तो यहाँ रेशादार पट्टियों से गुजरती है, तो रेशादार पट्टियों से जब हवा ऐसे गुजरती है तो इन पट्टियों के अंदर थरथराहट पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। जब वो वाइब्रेशन पैदा होती है तो उससे क्या पैदा हो जाती है, आवाज। अब आवाज पैदा होगी, अब उस आवाज को हमने अल्फाज देने हैं। तो अल्फाज कैसे आते हैं, अल्फाज आते हैं जबान और लिप्स, होंठ की मूवमेंट से। ये आवाज, ठीक हो गया बेटा, होंठ और जबान, ये तीनों की एक कोऑर्डिनेशन होती है, ये आपस में मिलते हैं तो इनकी कोऑर्डिनेशन से फिर हमारे अल्फाज बनते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो इस वजह से ये जो लैरिंक्स है हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी आवाज पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वॉइस बॉक्स समझ आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम क्वेश्चन है कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो आपने यही वाला पॉइंट सारा उसके अंदर डिस्कस कर देना है, ठीक हो गया बेटा। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहां तक, लैरिंक्स तक। आगे चलते हैं, आगे मजीद जब हम लैरिंक्स मजीद आगे की तरफ जाता है तो अगला जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है बेटा ट्रैकिया। ट्रैकिया दरअसल ये ट्रैकिया वही नाली है जिसको हम सांस की नाली कहते हैं। ये मेन नाली यही है जो कि हवा को किसकी तरफ लेके जाती है, फेफड़ों की तरफ लेके जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रैकिया कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर जो है लंबी नाली होती है बेटा, और इसके अंदर कार्टिलेज की हड्डियां होती हैं, और ये जो कार्टिलेज की हड्डियां होती हैं ये सी शेप होती है, इनकी सी शेप होती है, सी शेप कार्टिलेज होती है जो इस नाली को कोलैप्स होने से बचाती है। अब आपने देखा होगा, हम अक्सर जो है वो कुर्बानी करते हैं बकरा ईद पर, तो आपने जब बकरे को ज़िबा किया जाता है तो आपने उसमें देखा होगा कि बकरे से एक लंबी सी नाली निकलती है जिसके अंदर कार्टिलेज की हड्डियां जुड़ी होती हैं, बहुत वो सख्त होती है, यानी ऐसे वो मिलती नहीं है आपस में। वजह से क्या होती है बेटा, आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इधर कार्टिलेज के सी शेप के घेरे क्यों है, यहाँ पे कार्टिलेज क्यों है इस नाली के अंदर, कार्टिलेज नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको ये बताता हूँ, आप एक प्लास्टिक की बोतल लें जो लीटर 1.5 लीटर की होती है, उस बोतल को लें, आप देखें, आप वो खाली हो, उसके ऊपर मुंह रखें, आप ऐसे सांस को ऐसे खींचें ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि वो बोतल जो है वो बिल्कुल क्लोज हो गई है, बोतल जो है बिल्कुल क्या हो गई है बेटा, बंद हो गई है। अब जब वो बोतल जो है वो बंद हो जाती है तो इसका मतलब नाली बंद होगी, ठीक हो गया ना बेटा। तो ये एक फार्मूला है, ये एक असूल है कि जब हम सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो इस नाली के कोलैप्स हो जाने का, इस नाली के मिल जाने का, चिपक जाने का खतरा होता है, तो इतनी में हमारी सांस बंद हो सकती है। तो जो बनाने वाला है यानी अल्लाह ताला को चीज पता है कि यहाँ पे ये मसला हो सकता है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या रख दिए हैं, कार्टिलेज रख दी है। कार्टिलेज रखने की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये सांस की नाली जो है वो सिकुड़ती नहीं है और हम इजीली सांस अंदर और बाहर कर सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो ये जो सी शेप है, सी शेप की कार्टिलेज है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। हम तो जो है वो जिस्म को अगर हम इंसानी बनावट को देखें तो उसमें अल्लाह ताला की कुदरत मिलेगी, तो मजीद पढ़ते जाएंगे तो मजीद हमें एहसास होता है, अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास मिलता जाता है। खैर बेटा आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम मजीद जब जाते हैं तो ये ट्रैकिया तकसीम होकर 2 छोटी नालियों में तब्दील हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंकाई। ये वाली जो 2 नालियां हैं, इन नालियों को बेटा हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं बेटा, ब्रोंकाई। अब हमारे जिस्म बेटा जो सीने का खला है, सीने के खला में अल्लाह ताला ने हमें 2 फेफड़े दिए, ठीक है बेटा, दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। तो हर ब्रोंकाई अपने अपने साइड वाले फेफड़े में दाखिल हो जाती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट में जाती है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि फिर ये ब्रोंकाई मजीद तकसीम दर तकसीम होती जाती है। जब ये ब्रोंकाई मजीद तकसीम दर तकसीम होगी तो ये तब्दील हो जाती है किसमें बेटा, ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंक्यूल में, यानी ब्रोंकाई से मजीद छोटी नालियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स।
और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो मजीद तकसीम होकर एक एल्वियोलर डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एल्वियोलर एल्वियोलर डक्ट बनाते हैं। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट होती है इसमें मजीद छोटी छोटी थैले नुमा साख्तें होती हैं। उन थैले नुमा साख्तों को हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई है यही तो फंक्शनल यूनिट है फेफड़ों का। ये छोटी छोटी थैलियां जो होती हैं ये फेफड़ों का यही फंक्शनल यूनिट है। यानी फेफड़ों के सारे काम होते हैं, यानी सांस लेना, सुकड़ना, फैलना, वो इन्हीं छोटी थैलियों की वजह से हो रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? एल्वियोलाई कहते हैं। और सारे जो फेफड़े होते हैं वो इन्हीं एल्वियोलाई से मिलकर बने होते हैं। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो एल्वियोलाई है यही फंक्शनल यूनिट है बेटा। होता क्या है कि ये जो एल्वियोलाई है इसमें से दो नालियां आती हैं। एक नाली जिसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल कहते हैं, एक को हम वेन्यूल कहते हैं। यानी एक हम कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। अगर आप अपने 9th के चैप्टर नंबर 9 को देखो तो उसमें आपको पता चलेगा, सॉरी मैं ये भूल रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 10। अच्छा तो अगर आप 9th चैप्टर को देखो तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा क्या नाम है इसका, हार्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हमने बताया था कि जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम से बगैर ऑक्सीजन वाला खून पल्मोनरी आर्टरी किसकी तरफ लेके जाती है? फेफड़ों की तरफ लेके जाती है। ठीक हो गया बेटा? तो यही जो पल्मोनरी आर्टरी जो आर्ट्रियोल बनाती है, ये पल्मोनरी आर्टरी बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेके आएगी इसी एल्वियोलाई में। अब इस एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सी छोटी छोटी क्या होती है बेटा? कैपिलरीज का जाल होता है। कैपिलरीज का जाल होता है। कैपिलरीज की दीवारें तो बहुत पतली होती हैं। अब इन दो नालियों से, ये जो आपको दो मेन नालियां नजर आ रही है, इन दो नालियों से क्या आ गया बेटा? हवा अंदर दाखिल हो गई है इन्हीं एल्वियोलाई में। ये एक एल्वियोलाई है, दूसरी एल्वियोलाई है, इन्हीं के अंदर हवा दाखिल होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन है। अब क्या होगा? अब कैपिलरीज के अंदर क्या मौजूद है बेटा? खून मौजूद है। कौन सा? बगैर ऑक्सीजन वाला। बगैर ऑक्सीजन वाला खून इसी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले लेगा। अब वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब जब ऑक्सीजन बन गया, अब वापस इस खून को लेके जाना है दिल की तरफ। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन। याद रखना बेटा, ये चीजें आप लोगों ने, ये अहम पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसको याद रखना है कि अगर सिर्फ आर्टरी और सिर्फ वेन की अगर बात करेंगे हम, तो आर्टरी में ऑक्सीजन वाला खून होता है और वेन में बगैर ऑक्सीजन वाला खून होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, तो ये उलट होगा। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बगैर ऑक्सीजन वाला खून होगा और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन वाला खून होगा। तो पल्मोनरी वेन क्या करती है? ये वाला ऑक्सीजन वाला खून लेकर चली जाती है किसकी तरफ? दिल की तरफ। और दिल जो होता है वो ऑक्सीजन वाला खून पूरे जिस्म में क्या कर देता है? सर्कुलेट करा देता है। ठीक है बेटा? तो ये जो एल्वियोलाई है यही दरअसल साइट है, ये वो जगह है जहां पर गैसों का तबादला होता है, जहां पर खून जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर फेफड़ों के जरिए दोबारा हमारे मुंह से बाहर निकल आती है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है बेटा? तो ये जो सिस्टम था हवा का रास्ता, अभी हमने ये सारा हवा का रास्ता जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगला जो है वो है बेटा फेफड़े। जो हवा का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा हिस्सा है वो क्या है बेटा? फेफड़े। फेफड़े की अगर हम बात करें तो हमारे जो सीने का खला है, सीने के खला के अंदर अल्लाह ताला ने दो फेफड़े रखे हैं, एक है दायां फेफड़ा और एक है बायां फेफड़ा। तो इसमें दायां फेफड़ा जो होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, बायां जो होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। और ये जो अगर आप कभी फेफड़ों को देखें तो आपको ऐसे फोम की तरह लगेंगे। आप उनको दबाओगे जैसे वो कोई आपने फोम हाथ में उठाया हो। तो फोम से मतलब ये होता है स्पंज नुमा। स्पंज फोम को कहते हैं। जिन छोटे सुराख होते हैं उनको आप ऐसे सुकड़ोगे फिर दोबारा से अपने असली हालत में वापस आ जाएंगे। फेफड़ों की बनावट जो होती है वो क्या होती है बेटा? स्पंज होती है। स्पंज होती है यानी फोम की तरह के होते हैं, लचकदार होते हैं ये जो फेफड़े होते हैं। अब
आप कभी फेफड़ों को देखें, कभी आप कभी कोई बकरा वगैरह ज़िबा हो तो आप उसको में उसके फेफड़े साबित उठा के देखें तो आपको उसमें उभार नजर आएंगे बेटा, उभार। उन उभार को हम कहते हैं बेटा लोब्स। क्या कहते हैं बेटा? लोब्स कहते हैं। ये जो लोब्स होते हैं, जो बड़ा फेफड़ा है उसके ऊपर 3 लोब्स होते हैं और जो छोटा फेफड़ा है उसके ऊपर 2 लोब्स होते हैं, 2 उभार होते हैं। बड़े फेफड़े पे 3 उभार होते हैं। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, उसके बाद बेटा ये है कि ये जो फेफड़े होते हैं ये इनका काम होता है सुकड़ना और फैलना, सुकड़ना और फैलना। ठीक है बेटा? अब क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के साथ और ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, तो जब फेफड़े सुकड़ते फैलते हैं, सुकड़ते फैलते हैं, हमें सारी उम्र सांस लेना है तो फेफड़े सुकड़ना ही फैलना है, तो फ्रिक्शन का, रगड़ का खतरा होता है दूसरे एज़ा के साथ। तो इसी फ्रिक्शन को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने इन फेफड़ों के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा दी है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पल्यूलर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं बेटा? हम पल्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ये जो फ्लूइड होता है जब फेफड़े सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, ये फ्लूइड उन्हीं को फ्लूइड फेफड़ों को जो होते हैं दूसरे एज़ा के साथ रगड़ से बचाता है और हमारे फेफड़े जो होते हैं बेटा वो डैमेज नहीं होते। तो फेफड़े जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है और इन्हीं पर ही जो होता है, इन फेफड़ों की एलुलाई पर ही होता है जो गैसों का तबादला होता है और इन्हीं गैसों के तबादले से फिर दिल जो होता है ऑक्सीजन वाला खून हमारे जिस्म में फैला रहता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन हो सकते हैं आपके माइंड में आ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर कर दूंगा। अपना फीडबैक मुझे लाजमी, अपने कमेंट लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो मेरे लिए एक फीडबैक होता है। उस तरीके से मैं अपने अंदर बहुत सी चीज़ें लेकर आता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह।